ये लोग प्रधानमंत्री से भी कुछ पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, ये सारी चीज मेरे से ही पूछेंगे। आप किसका एजेंडा ले रहे हैं इस इंटरव्यू में? नहीं सर, मैं तो आपसे सवाल, लोग आपको बरबोले राज्यपाल के तौर पे देख। हाँ, ये उनकी राय हो सकती है। बात बताओ मुझे जी, मैं जो फेसबुक पे लोग ट्रैश लिखते हैं उसके जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूँ? ट्रैश नहीं है सर, हमारे यूजर है। कुछ पूछना हो तो पूछ लें, दैट्स ऑल। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई हट के दिखाए, सरवाइव नहीं करेगा। तो मेरे पास उस तरह आपको देने को सबूत नहीं है। कल आप सबूत मांगेंगे, आपका चैनल मांगेगा। देखिए, शपथ तो आपने ली थी संविधान की, संविधान तो अपनी जगह है, उसकी तो प्रधानमंत्री नहीं निभा रहे हैं। कैसे प्रधानमंत्री नहीं निभा रहे हैं वो जरा मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं बहस में नहीं पड़ता। आप कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी को? मैं इस चश्मे से के बारे में कोई पर्सनल असेसमेंट या पर्सनल नहीं है ना, पर्सनल है, मैं नहीं कमेंट करना चाहूंगा। तो लोग देखते हैं, आप कैसे देखते हैं? मैं नहीं देखता किसी भी तरह से। बतौर नेता कैसे देखते हैं? बतौर नेता भी मैं नहीं देखता किसी तरह से। सत्यपाल मलिक जी, ब्रूट से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये इंटरव्यू जो है, इसमें हम तमाम सवाल जवाब होंगे, आपके पिछले मतलब आपके जीवन के शुरुआती दिनों में भी चलेंगे। एक डिटेल बातचीत हम लोग कर रहे हैं। इसमें वो सवाल भी हैं जो हमारे यूजर्स ने सोशल मीडिया पे आपके लिए खास तौर पे डाला है, जब हमने उनको बताया कि हम आपसे ये बातचीत करने जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ रहा था कि 1974 में आपने अपना पहला चुनाव लड़ा था और 22 साल की उम्र में आप विधानसभा 26 साल की उम्र में, माफ करिएगा, पहुंचे थे। कैसे राजनीति में आना हुआ, क्या विचारधारा थी, कैसे प्रभावित हुए? अपने कॉलेज में यूनियन का प्रेसिडेंट था 2 बार, और मैं पढ़ता लिखता बहुत था। तो बागपत में? हाँ, बागपत में, मेरठ कॉलेज था तब। तो मैं लोहिया जी के कथन से बहुत प्रभावित होता था, और मैं लोहियाइट हो गया था उस उम्र में, सोशलिस्ट। वहाँ से शुरुआत हुई। तो उसके बाद आप चुनाव लड़े, विधानसभा पहुंचे। तो मैं ये मान के चलूं कि आपकी विचारधारा लोहियावादी थे, आप लोहिया से प्रभावित थे? लोहिया और फिर चरण सिंह, चूंकि समाजवादी पार्टी चरण सिंह के साथ चली गई थी। और विचारधारा सत्यपाल मलिक के लिए कितना जरूरी है? मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर बाद में ये दिखता है मलिक साहब कि आप जो है मतलब कांग्रेस पार्टी में भी गए, जो कि ये माना जाता है कि लोहिया की पूरी राजनीति कांग्रेस, गैर कांग्रेसवाद की थी। आप उसमें भी रहे, समाजवादी पार्टी में भी कुछ समय के लिए रहे, बाद में आप बीजेपी में शामिल हो गए। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि फिर कैसे, अगर विचारधारा इतना महत्वपूर्ण था सत्यपाल मलिक जी के लिए, तो ये तमाम पार्टियों में रहना सहना कैसे हुआ? देखिए, मैं बीजेपी में आउट ऑफ चॉइस नहीं हुआ, आउट ऑफ कंपल्शन हुआ। बहुत दिनों तक मैं वाइल्डरनेस में रहा, और जब ये पार्टियां टूट गई, खासतौर से सोशलिस्ट मूवमेंट तो बिखर गया, तब मैं बीजेपी में गया। और मेरी एक भी स्पीच आप नहीं ढूंढ सकते जिसमें मैंने बीजेपी के एजेंडा बोला हो। मैं अपनी आइडियोलॉजी वही रखता था, लोहिया चरण सिंह वाली। लेकिन फिर उसके पहले कांग्रेस में कैसे आए थे आप? कांग्रेस में भी चरण सिंह जी ने मुझे एक्सपेल कर दिया था, बुला के कहा, बेटा मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। चूँकि अजीत सिंह आ गए थे विदेश से, और परिवार का प्रेशर था कि एक ही जिले से हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं, लोग इनसे तुलना करेंगे, तो इसको निकाल दो। और जब बोफोर्स का मामला आया तो आप कांग्रेस से हट गए, वीपी सिंह के साथ? बोफोर्स के मामले में मैं वीपी सिंह के साथ आया, और मेरी 4 साल की राज्यसभा बची हुई थी, उसको छोड़ के आया, इस्तीफा दे के आया। वो सही फैसला था आपका? क्योंकि बाद में तो बोफोर्स का मामला फुस हो गया। नहीं, बोफोर्स तो सही साबित हुआ, लेकिन मैंने उसको उसकी प्राइस पे की। मैंने राज्यसभा छोड़ी 4 साल की। तो इससे कुछ लोग जो देख रहे हैं आपकी राजनीतिक मतलब आपके पार्टियों में आने और जाने का जो सिलसिला देख रहे हैं, तो वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि सत्यपाल मलिक जी किसी भी पार्टी में बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, कुछ दिक्कत हुई, हट गए वहां से। क्या ऐसा ही होता रहा या कुछ और? वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई हट के दिखाए, सरवाइव नहीं करेगा। मैं आइडियोलॉजिकल कोई सिचुएशन होती थी तब हटता था, और फिर लड़के अपनी जगह बनाता था। अच्छा, 2004 में आप बीजेपी में शामिल हुए, 2004 में ना? ठीक है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि 2012 के आसपास नरेंद्र मोदी से आपकी पहली व्यक्तिगत मुलाकात हुई, और मैं कोट करूंगा जहां मैंने ये पढ़ा, उस समय वहां पे ये लिखा था कि उस समय सत्यपाल मलिक नरेंद्र मोदी के साथ व्यक्तिगत संवाद हुआ, सत्यपाल मलिक का और संबंध बना। मैं उस पहली मुलाकात के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं है, पर मैं इनका प्रशंसक था। अच्छा। क्योंकि गुजरात में जब ये थे तो ये बहुत प्रो फार्मर थे। इन्होंने
चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह जी को इसके लिए, एमएसपी के लिए, और इन्होंने कपास के बीज में बिना इसके आरएसएस को स्कर्ट करते हुए उसका नया बीज दिया था। बहुत काम किया था किसानों के लिए, मैं इनका प्रशंसक था। ये दिल्ली आके खराब हुए। लेकिन गुजरात में रहते हुए उन पे आरोप लगा था दंगे का। वो अपनी जगह है एक चीज़, पर मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो अनसेटल्ड है आज तक। अच्छा, तो लेकिन पहली मुलाकात क्या थी नरेंद्र मोदी से, कब थी, कैसी हुई, वो थोड़ा बताइए। कोई ऐसी पहली मुलाकात नहीं हुई। मैं नेशनल कमेटी में था बीजेपी की, ये आते थे तब भेंट होती थी। अच्छा, कोई बातचीत हुई हो कभी? ना कोई ऐसी चीज नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में जाट नेता के तौर पे आपकी उनसे मुलाकात हुई हो, कुछ सलाह उन्होंने मांगा हो? ना तो मैं अपने को जाट नेता की तरह प्रोजेक्ट करता था, ना मेरा उस तरह का प्रोजेक्शन था। मैं एक लोहिया सोशलिस्ट था जो सिचुएशन के तहत बीजेपी में आ गया था। बीजेपी में आ गया था। अच्छा, चलिए, तो एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि जैसे 1974 में आप चुनाव जीतते हैं, उसके बाद 1989 और उसका 1996 और 2004, 96 और 2004 आते आते आप चुनाव हार गए। क्या हुआ 74 से 96 और 2004 के बीच में? ऐसा क्या हुआ कि जो आदमी 26 साल की उम्र में विधानसभा पहुंच गया वो चुनाव हारने लगा एक के बाद? नहीं, मैं अलीगढ़ का लोकसभा चुनाव जीता 89 1 लाख वोट से। 96 में आप हारे जब आप सपा से। उसके बाद मैं हार गया। हारना जीतना सबका था, सब हारे हैं। मिसेस गांधी भी हारी हैं, सभी हारे हैं। लेकिन हुआ क्या, मतलब आपने कभी सोचा इस बारे में कि क्या गलत हुआ? नहीं, गलत कुछ नहीं हुआ। वो सिचुएशन होती है, पार्टी की आपकी है नहीं है। अच्छा, सितंबर 2017 से मैं ये देखता हूँ कि सितंबर 2017 से राज्यपाल के तौर पे आपका कार्यकाल शुरू होता है। मेरे गृह राज्य बिहार आप गए, वहाँ पे आप राज्यपाल रहे। हालांकि आपका बहुत 11 महीने का रहा वहाँ पे। थोड़ा ही रहा टर्म वहाँ पे। कैसा रहा आपका बिहार का अनुभव? बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत अच्छे काम किए, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और वहाँ मेरा कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, ना चीफ मिनिस्टर के साथ ना किसी के। इट वाज वेरी कंफर्टेबल एंड आई लाइक्ड बिहार एंड बिहार पीपल। नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं आप, किस तरह के नेता? नीतीश कुमार मेरे मित्र रहे, जूनियर रहे लोकदल में। मैं जनरल सेक्रेटरी था तब ये बिहार में थे, तो वो अच्छे आदमी हैं। पिछले कुछ समय से बहुत बार उन्होंने पाला बदला और थोड़ी सी एक निष्क्रियता दिखी। ये जो पाला बदलना है, इसको एक बड़ी अनैतिक बात मान रहे हैं आप लोग। सिचुएशंस होती हैं, और जो पाला बदल के सरवाइव करता तो उसमें कोई खूबी तो होती है ना। अच्छा, जैसा आपने कहा कि बिहार में आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा, लेकिन नवंबर 2019 में जब आप गोवा के राज्यपाल थे, उस समय 70 जो संविधान सभा का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें आपने एक मैदान में, गोवा विश्वविद्यालय के मैदान में आपने कहा कि बिहार में सबसे बेहतर तरीके से जमींदारी उन्मूलन अधिनियम उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। मैं बिहार में राज्यपाल था, इसके बिहार में लागू होने के बारे में क्या कहा जाए? वहां तो कुत्तों और घोड़ों और यहां तक कि छड़ियों के नाम से जमीन का रिकॉर्ड है। ये सही है, आज भी है। बिहार में जमींदारी एवोल्यूशन नहीं हुआ है। बिहार में जो बड़े जमींदार हैं उन्होंने अपनी जमीन का मैनेजमेंट किया है, नौकर के नाम, इसके नाम, उसके नाम। अच्छा, और कुछ नेताओं पे भी वहाँ पे बेनामी संपत्ति और तमाम चीज़ों के आरोप लगते हैं। बहुत सारी ज़मीन अपने कुछ लोगों के नाम पे खरीदने के आरोप लगते हैं। वो सभी कुछ देखा आपने राज्यपाल रहते हुए? मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि मेरा वो एजेंडा नहीं था। अच्छा, एक दूसरा बयान आपने दिया बिहार को लेकर के ही 7 जनवरी 2019 को, जब आप जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बन चुके थे। ANI जो न्यूज एजेंसी है उसके हवाले से मैं कोट कर रहा हूं। आपने कहा कि पटना में एक दिन में जितनी हत्याएं हो जाती हैं, उतनी हत्याएं कश्मीर में एक सप्ताह में नहीं होती हैं। इसको कैसे देखते हैं, इस बयान को आप? कश्मीर में एक आदमी भी मरता है तो ऐसे दिखाते हैं जैसा बड़ा गड़बड़ हो गया है। मेरठ में, छोड़िए बिहार, पटना को, मेरठ में, लखनऊ में, मोर्चरी में जाके देखिए, हर रोज 4-6 लोग मरते हैं। तो ये तुलना जो आपने की थी, मैंने इसलिए की कि कश्मीर को डेमोनाइज किया जा रहा था कि जैसे वहाँ हत्याओं के अलावा कोई काम ही नहीं होता। लेकिन वैसे अब बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के जब आप रहे उस समय के हिसाब से ठीक थी, अभी भी ठीक है। बिहार में कानून व्यवस्था का ऐसा नहीं है कि कोई ब्रेकडाउन है। अच्छा, बिहार के एक और नेता हैं जो बहुत तेजी से उभर रहे हैं, तेजस्वी यादव। उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनके बारे में मेरी बहुत अच्छी राय है, और उसका बहुत अच्छा भविष्य है। अगर वो मेहनत करेगा इस बार तो उसको बेईमानी से हरा दिया गया था, वरना वो चीफ मिनिस्टर होता।
और उसमें सारे गुण हैं अच्छे नेता होने के। अच्छा, बिहार में एक और बड़ी परेशानी है, आप जैसे राज्यपाल थे तो चांसलर भी थे, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर थे। कोई पद पे रहते हुए राज्यपाल से मुझे ये पूछने का मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं ज़रूर पूछता कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में सेशन लेट होने की जो एक बीमारी है, 3 साल का कोर्स 6 साल में हो रहा है, 2 साल में जो होना चाहिए उसको 4 साल लग रहा है। अपने रहते हुए आपने ये चीज़ नोटिस की और इसकी क्या वजह है? न सिर्फ नोटिस की बल्कि इसको इम्प्रूव किया। जैसे छपरा में 6 साल का बैकलॉग था, वो 2 साल पे ले आया मैं, जल्दी जल्दी इम्तहान करा के। उसका एक कारण ये था कि फैकल्टी पूरी नहीं होती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, दाखिले हुए फिर 6 महीने तक कोई क्लासेस नहीं, फिर इम्तहान नहीं, बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन वो क्योरेबल है, क्योर हो सकती हैं। तो क्यों नहीं हो रही है? हो रही है, अब हो रही है। अभी भी तो वही स्थिति है, अभी ऐसी स्थिति नहीं है पहले जैसी। अभी भी वहाँ लड़के परेशान रहते हैं कि सेशन बहुत लेट हो रहा है। उतना नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ ना कि छपरा में 6 साल था बैठ, अब किसी यूनिवर्सिटी में 6 साल नहीं। अब आते हैं जम्मू कश्मीर। बिहार से जम्मू कश्मीर आप आ गए, और अगर मैं ठीक हूँ तो अगस्त 2018 में आप जम्मू कश्मीर आ गए, और आपके जम्मू कश्मीर में रहते हुए, राज्यपाल रहते हुए, हम सभी जानते हैं कि धारा 370 खत्म हुई, जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बटा, ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हुए। कैसे देखते हैं आप अपने जम्मू कश्मीर के कार्यकाल को? मैं सेटिस्फैक्ट्री देखता हूँ, अच्छा था, और मुझे कहीं भी एक गोली नहीं चलानी पड़ी। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे एक फायरिंग कहीं नहीं करनी पड़ी। मैंने बहुत जाते ही सबको अपना टेलीफोन नंबर दे दिया था, मैं खुद उठाता था, कोई शिकायत आती थी उसको रफा दफा करता था, और उसी की वजह से ये हुआ कि 370, जिसमें महबूबा कहती थी खून की नदियाँ बह जाएंगी, एक चिड़िया नहीं मरी। अच्छा, एक पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर के, अभी मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था अभी कुछ दिन पहले ही, सैयद जुनैद हस्मी उनका नाम है, द स्ट्रेट लाइन के संपादक हैं। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, वो आपके बारे में वो ये कहते हैं कि वो सहज सुलभ थे, मतलब जो आपने नंबर देने वाली बात कही वो मानते हैं। इसके साथ वो ये कहते हैं कि आपको बड़बोले राज्यपाल के तौर पे देखा गया, आप बयान बहुत देते थे, कई तरह के बयान देते थे, जिसका कुछ हुआ नहीं अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर में, और लोग आपको बड़बोले राज्यपाल के तौर पे देख रहे हैं, ये सैयद जुनैद हस्मी कह रहे हैं। हाँ, ये उनकी राय हो सकती है। उसका कारण ये था कि वहाँ सरकार नहीं थी, और ये सारे नेता लोग केंद्र सरकार पे अटैक करते थे। कोई तो जवाब देगा तो मुझे बोलना पड़ता था। अच्छा। कई बार गैर जरूरी तौर पे बोलना पड़ता था। अच्छा, गोवा में भ्रष्टाचार का मामला था, मैं सुन रहा था आपके इंटरव्यू में, आपने ये कहा कि वहां से आपका तबादला ऐसे किया गया कि एक टूटे फूटे विमान में आपको भेजा गया। क्या था वो वाकया, थोड़ा सा? वहाँ ये सरकार को हो गया कि मेरे पक्ष में वहाँ एक मूवमेंट बिल्डअप हो गया। अच्छा। जुलूस भी निकले, वहाँ के सबसे बढ़िया जो कोंकणी सिंगर्स हैं उन्होंने राजभवन के सामने खड़े होकर गीत गाए। तो इनको ये हुआ कि ये उपद्रव हो जाएगा, और ये चीफ मिनिस्टर की मदद कर रहे थे, जिसके मैंने खिलाफ, जिसके भ्रष्टाचार को पकड़ा था। तो उसकी सुविधा के लिए मुझे तत्काल पहुंचने की बात कही गई। कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी मेघालय के लिए, तो उन्होंने फिर मुझे एक एवरो, जो अब चलता भी नहीं है, वो जहाज दिया, जो वहाँ 8 बजे बैठ कर शाम के 5 बजे गुवाहाटी पहुंचा। और वहां से कैसा था वो विमान, थोड़ा सा बताइए देखने वालों के लिए। विमान तो खूबसूरत था, अंदर तो बहुत अच्छा था, पर वो कम रफ्तार का था, फिर उसको इलाहाबाद में रिफिलिंग कराना पड़ी। अच्छा, ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी कि उससे मैं, ये भी हो सकता था मैं दिल्ली आके फिर गुवाहाटी की फ्लाइट एक अगले दिन पकड़ लूँ। अच्छा, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहने के दौरान ही, आपके राज्यपाल रहने के दौरान ही जो एक घटना हुई पुलवामा में, जिसको लेकर के जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत हो गई, अटैक हुआ था, उसको लेकर के आपने बयान, अभी जो इंटरव्यूज़ दिए उसमें आपने कुछ खुलासे किए। उसमें जो मोटी मोटी बात आपने कही कि एक तो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, और आपने ये भी कहा कि एयरक्राफ्ट मांगी गई थी सीआरपीएफ की तरफ से जो नहीं दी गई। तो ये कह के आप क्या केंद्र सरकार को कटघरे में? मैं किसी को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता। मुझे इस बात की उस वक्त भी तकलीफ थी, आज भी है, कि आसानी से अगर वो मुझसे मांगते तो मैं उनको दे देता, पर सीआरपीएफ जो है वो जनरली
गवर्नर से टच में उस तरह नहीं रहती, उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे थे और 4 महीने तक, अकॉर्डिंग टू भास्कर न्यूज़पेपर, 4 महीने तक उनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और अल्टीमेटली उनको मना कर दिया गया। लेकिन ये भी कुछ लोग कह रहे थे कि आप कैसे दे देते, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पास कितने विमान थे। अरे मैं तो वहाँ के लड़कों को, जब इनके इम्तहान होते थे जम्मू में या दिल्ली में और रास्ता बंद हो जाता था बर्फबारी की वजह से, तब उनको विमान तो किराए पे मिलते हैं ना। आप देखो पालम एयरपोर्ट पे 20 विमान प्राइवेट खड़े रहते हैं, किराए पे लेके दिए जा सकते हैं। सरकार के लिए कौन मुश्किल चीज़ थी। अच्छा, ये एक और सवाल लोग आपसे पूछ रहे हैं कि जब आपने, चूंकि उसी इंटरव्यू में आपने ये कहा कि एक तो सबसे पहले ये बताइए कि जिस दिन वो अटैक हुआ पुलवामा का, उस दिन आपकी दिनचर्या क्या थी, आपको कब पता चला, कैसे पता चला, किसने बताया आपको कि अटैक हुआ, या आपने देखा खुद से न्यूज़? नहीं, मुझे बताया गया कि अटैक हुआ, फिर मैंने टीवी भी देखा, बाकी मालूमात भी की, अफसरों से बात की। और फिर आपने ऊपर किसको बताया? ऊपर किसी को नहीं बताया, चूँकि प्राइम मिनिस्टर वॉज अनएक्सेसिबल, वो अपनी शूटिंग करा रहे थे। जब वो निकले बाहर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सतपाल भाई क्या हुआ, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे हुआ, ये हमारा नुकसान हो गया और ये हमारी गलती से हुआ है। जब मैंने बताया कि हमारी गलती से हुआ, तो उन्होंने कहा तुम इस पर चुप रहो। यहीं पे एक सवाल है, हमारे एक दर्शक हैं मधेशिया लव गुप्ता, उनका ये कहना है कि उन्होंने आपसे ये सवाल पूछा है कि ये जो बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने उस समय कहा चुप रहिए। देखिए, समझिए इस बात को कि 40 जवानों की मौत हो चुकी है। आपके मुताबिक आपने कहा प्रधानमंत्री को कि हमारी गलती से हुआ है, प्रधानमंत्री ने आपसे कहा कि चुप रहिए, तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि राज्यपाल रहते हुए आपने ये बात क्यों नहीं कही, या उसी समय आपने वो पद छोड़ क्यों नहीं दिया? सेम डे कही मैंने, जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन प्रधानमंत्री को बताया और उसी दिन नहीं, मीडिया में, पब्लिक को, जो बातें आप अभी कह रहे हैं। मीडिया में भी गया ये, 2 चैनल को बोला मैंने, तभी तो उन्होंने कहा कि चुप रहिए। लेकिन जैसे अभी आप बोल रहे हैं जी, उस तरीके से तो नहीं बोला, साफ साफ नहीं बोला। उस समय आपने मीडिया में कहा था कि सिक्योरिटी लैप्स हुई है, हमारी गलती है। नहीं, मीडिया में आप देखिएगा, मुझे उसने भी, डोभाल ने भी इसीलिए कहा कि अब चुप रहो यार, तुम 2 चैनल को तुमने बोल दिया कि हमारी गलती रही। क्या गलती थी वो? हमारी गलती क्या थी? हमारी गलती यही थी कि हमको एयरक्राफ्ट देना चाहिए था। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि जब आप राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, यूनिफाइड कमांड की मीटिंग जो होती थी, जिसमें तमाम जो आईबी के लोग हैं वो राज्यपाल को... मैं बीच में आपको टोकूं? जी प्लीज। ये लोग प्रधानमंत्री से भी कुछ पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, ये सारी चीज़ मेरे से ही पूछेंगे। जरा एक बार उनसे भी पूछ लो आप। जी बिल्कुल, उनसे भी, अगर वो ब्रूट को समय देते हैं तो हम उनसे भी पूछेंगे। को नहीं, इनको तो अपने चिट्ठी से, पत्री से, बयान से पूछना चाहिए ना। जी, क्योंकि मैंने एक इशू उठा दिया तो मेरे ऊपर ये वो लहका रहे हैं। तो ये एक तथ्य है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप राज्यपाल थे तो जो यूनिफाइड कमांड की मीटिंग होती थी, जिसमें तमाम जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं वो राज्यपाल को ब्रीफ करते हैं, पूरी जानकारी दी जाती थी, वो आप ही कमांड करते थे। उसमें आपको क्या जानकारी मिली थी कि ऐसी कोई घटना होने वाली है? नहीं, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं मिली थी, ना मुझे कोई उस तरह का फीडबैक था। और सीआरपी का मूवमेंट वो हमसे कंट्रोल नहीं होता, होम मिनिस्ट्री से होता है। लेकिन जब वो जाते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब वो गुजरते हैं तो उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी तो राज्य पुलिस की होती है। उन्हीं की खुद की होती है। ये आप... मैं कन्विंस्ड हूँ। उसमें क्या होता है कि जब वो जाते हैं सड़क से, पहले तो उनका सड़क से जाना गलत था इतनी बड़ी तादाद में। जी। तो जो सड़कों, लेकिन जो जम्मू कश्मीर को जानते हैं वो कहते, माफ करिएगा, जो जम्मू कश्मीर को जानते हैं वो कहते हैं कि ऐसे काफिले जाते रहते हैं। गलत कहते हैं, बहुत कम जाते हैं, बहुत कम। अच्छा, हाँ, आप अपनी बात पूरी करिए ना। जब जाते हैं तो इसमें जहाँ ये हुआ था वहाँ 10-12 जगहों पे लिंक रोड आके मिलती थी। एक जगह भी वो मैंड नहीं थी। जिप्सी खड़ी कर देते हैं, इनको निकाल देते हैं, तब बाकी ट्रैफिक आता है, वो नहीं किया गया था। दैट वाज द जॉब ऑफ सीआरपीएफ। जम्मू कश्मीर पुलिस का इसमें कुछ नहीं था। कुछ नहीं है। अगर हमसे मांगते वो कि आपको इंतजाम करना तो हम कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि जब आप मेघालय के राज्यपाल थे और दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे थे, कृषि कानूनों को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, तो राज्यपाल के पद पे रहते हुए आपने वहाँ, आप उनसे मिले, प्रदर्शनकारी किसानों से मिले, मेरठ में आपकी सभा हुई? नहीं मिला, मैं गलत हूँ, मैं कहीं नहीं गया। अच्छा, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री से मिला।
आपने बयान भी दिए। बयान दिया, पर तो जब आप उस सॉरी जब आप उस समय बयान दे सकते थे पद पे रहते हुए, तो पुलवामा जब हुआ, पुलवामा पे तो मैंने सेम डे दिया, सेम डे ट्वाइस, 2 चैनल को दिया, प्रधानमंत्री को बताया, एनएसए को बताया। तो ये मैं आपसे वही जो बात आप कह रहे थे कि जो पुलवामा हुआ, जिसके बाद आपने प्रधानमंत्री को फ़ोन किया और उन्होंने आपसे कहा कि उनको नहीं किया, उनका फ़ोन आया था। उनका फ़ोन आया आपके पास और उन्होंने आपसे कहा कि चुप रहिए। उसके बाद आपके दिमाग में क्या चला? आपको लगा कि कहाँ गलती हो रही है, किस लेवल पे गलती हो रही है? देखिए, मुझे तो पता था किस लेवल पे गलती हुई है। दैट वाज एयरक्राफ्ट एंड नॉन मैनिंग ऑफ द जॉइनिंग रोड। फिर मुझे उसके 2 घंटे बाद ही डोभाल का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, सतपाल भाई, आपने किसी चैनल को बोल दिया, अब आप मत बोलिए। फिर उसके बाद आपने चुप रहना बेहतर समझा। और मुझे ये अंदाज हुआ कि शायद ये इसकी जांच वांच कराएंगे। फिर वो हुई नहीं जांच, फिर उनका एंगल पाकिस्तान की तरफ चला गया। एक अगला सवाल जो मेरा था, वो देखिए, मेरा सवाल जो है वो ये है, जो आपके तमाम इंटरव्यूज देने के बाद लोग जानना चाह रहे हैं कि जब आप किसानों के आंदोलन पे राज्यपाल रहते हुए बोले, खुल करके बोले, और ये आपकी अपनी पहचान है बेबाकी से बोलने की, तो पुलवामा वाले मामले में क्यों बोला ना? कैसे नहीं बोला? पुलवामा वाले मामले में मैं सेम डे बोला, 2 चैनल को बोला। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मुझे मना करते हैं तो मैं उनका कहना मानूंगा, किसी और का कहना मानूंगा? लेकिन शपथ तो आपने ली थी संविधान की, संविधान तो अपनी जगह है, उसकी तो प्रधानमंत्री नहीं निभा रहे हैं। लेकिन जब मैं वहाँ गवर्नर हूँ, उनके मातहत हूँ, तो मैं उनका कहना मानूंगा। कैसे प्रधानमंत्री नहीं निभा रहे हैं, वो जरा मैं आपसे जानना मैं बहस में नहीं पड़ता आपसे। नहीं, मैं तो आपसे सवाल, आपको पता होगा यार। अच्छा चलिए, आपने एक अपने इसी जो इंटरव्यूज आपने दिए उसमें आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी समझ या वो जो उनको जो जानकारी है वो बहुत अच्छी नहीं है। ये कैसे लगा सर आपको? मतलब बहुत बार मैं जब उनसे मिला, मैंने कुछ चीज़ों का जिक्र किया, जमात का मैंने जिक्र किया उनसे। असली जो प्रॉब्लम है कश्मीर में वो जमात इस्लामी है, तो ही वॉज नॉट वेरी वेल वर्स्ड अबाउट इट। फिर मैंने 20 पेज का नोट दिया उनको, उस पर भी एक्शन नहीं हुआ। अमित शाह जी को दिया, उस पर एक्शन हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह ज़्यादा समझ रहे हैं जम्मू कश्मीर को? प्रधानमंत्री, मैं उनमें कोई झगड़ा नहीं खड़ा करना चाहता, बट अमित शाह इज मोर प्रोएक्टिव और वो ज़्यादा समझ रहे हैं। यहीं पे एक बात और आती है कि 8 अक्टूबर 2018 को एनडीटीवी को आपने एक इंटरव्यू दिया, उसमें आपसे सवाल पूछा गया कि अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए उसमें सबसे बेहतर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के हिसाब से कौन है? तो आपने बहुत साफ शब्दों में कहा कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, वो सबसे बेहतर हैं। आपने ये भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भावनात्मक रूप से बहुत अच्छे प्रधानमंत्री माने जाते हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन विकास योजनाओं के लिहाज से नरेंद्र मोदी बहुत बेहतर हैं। तो ये बयान में कंट्रडिक्शन, वो बहुत कंसर्न रहते थे कश्मीर के बारे में। जब भी बाढ़ आई या कुछ आया तो फौरन पहुंचे, मदद की। भ्रष्टाचार की बात आई, जैसे गोवा वाली बात हुई, तुरंत आपका ट्रांसफर हो गया, तमाम चीजें हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी को तो छवि ये है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फिर आपके कहने पे कोई एक्शन नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में रहते हुए आपको घूस लेने के लिए कहा गया, मतलब उसकी पेशकश हुई, वो आरोप आपने लगाया। वो भी गलत है, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। उस पर जांच हो रही है। मुझे बताया ये गया था कि इसमें इतना रुपया इन्वॉल्व है, दैट्स ऑल। तो उस पर अब जांच हो रही है। लेकिन फिर आपने कैसे कहा इंटरव्यू में कि नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों के भ्रष्टाचार से उनको कोई बहुत दिक्कत नहीं है? बहुत सारी चीजें वो नहीं बोली जा सकती, चूंकि मेरे पास उस तक आपको देने को सबूत नहीं है। कल आप सबूत मांगेंगे, आपका चैनल मांगेगा। हाँ, ये लोग मांग रहे हैं। जैसे ये सीटू कुमार हैं, फेसबुक पे उन्होंने कमेंट किया है, उनका सवाल ही ये है। एक बात बताओ मुझे जी, मैं जो फेसबुक पे लोग ट्रैश लिखते हैं उसके जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूँ? ट्रैश नहीं है सर, हमारे यूजर है। कुछ पूछना हो तो पूछ लें, दैट्स ऑल। अच्छा चलिए, मेरा ही सवाल है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं, जितने आरोप आपने लगाए हैं, चाहे वो पुलवामा को लेकर के हो, भ्रष्टाचार को लेकर के हो, प्रधानमंत्री की समझ को लेकर के हो, अगर कल को इस पर जांच होती है मान लीजिए, तो क्या सत्यपाल मलिक के पास कोई सबूत होगा? जो मेरे पास सबूत या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो मैं उनको दे चुका हूँ तमाम मामलों में। अच्छा, ये किसान आंदोलन के समय आपने एक बार कहा था कि आप प्रधानमंत्री से मिले, और क्या हुआ उस समय? प्रधानमंत्री से जब मिले किसान आंदोलन के दरमियान, क्या रवैया था उनका? उनका रवैया ये था कि चले जाएंगे, मतलब खुद ही चले जाएंगे। मैंने उनको कहा कि इनको ये दे के उठा दीजिए, बहुत दिनों से पड़े हैं, मर गए हैं लोग। तो उनका रवैया कोई सेंसिटिव रवैया नहीं था।
अच्छा, और उसी में आपने ये भी कहा कि अमित शाह ने कुछ कहा था प्रधानमंत्री के बारे में? नहीं, वो गलत था, उसको मैंने करेक्ट कर दिया है उसके इंटरव्यू में। जी, पिछले इंटरव्यू में आपने इंटरव्यू में वो मैं गलत बोल गया था, पता नहीं किस वजह से, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था। अब यहीं पे जो बात आती है कि चूंकि आपने इतने बयान दिए हैं और उसको कुछ कुछ समय पे करेक्ट किया है, तो फिर मेरा ये सवाल है आपसे कि जो बातें आप कह रहे हैं पुलवामा के बरक्स, भ्रष्टाचार के बरक्स, प्रधानमंत्री की समझ के बरक्स, वो बहुत गंभीर हैं सर। तो ये कितना इस पे लोग विश्वास करेंगे? मैं कह रहा हूँ लोग बिल्कुल विश्वास ना करें, मेरा जो कन्विक्शन है वो मैं बोल रहा हूँ। आप किसका एजेंडा ले रहे हैं इस इंटरव्यू में? नहीं सर, मैं तो आपसे सवाल, मुझे बहुत निराशा हुई आपसे, मैं नहीं समझता था कि आप ये सब करेंगे, कि औरों का एजेंडा आके आप यहाँ चलाएंगे। वो पूछे मेरे से सवाल, मैं तो पढ़ता भी नहीं उनकी ये जो फेसबुक और फलां चीज़, इनका मुझे आप बाध्य कर रहे हैं कि मैं जवाब दूं। मेरा ख्याल हो गई हमारी सर बस बात। दो सवाल हैं ना आपको, दो सवाल है। तुम पे यही है। नहीं, ये सवाल नहीं है मेरा, सवाल अगला आपसे ये है, दो खत्म कर रहा हूं मैं, हालांकि मैं एजेंडा लेकर के नहीं आया हूं, लेकिन ये आपको बिल्कुल एजेंडा लेके आओ। मेरी निगाह में आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई आज के बाद, बताएं। हाँ, ये आप कह सकते हैं ये, लेकिन मेरा काम है सवाल जो है वो पूछना। ये बताइए कि 2000 जो अब चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें आपकी क्या भूमिका होगी 2024? मुझे नहीं पता क्या होगी, जैसा ईश्वर करेगा वैसी होगी। मैं खुद नहीं लड़ूंगा, कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। तो कैंपेन करेंगे, कुछ करेंगे? कैंपेन करूंगा। कैंपेन करेंगे। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये है कि किसान आंदोलन और किसानों के नेता पिछले कुछ समय में ऐसा देखा जा रहा है कि कमजोर होते गए हैं। जैसे कि अब देखिए कि कॉरपोरेट वर्ल्ड बढ़ रहा है, उनकी पकड़ बढ़ रही है, पॉलिटिक्स में भी बढ़ रही है। जैसे आपने खुद भी आरोप लगाए हैं कई बिजनेस घरानों के बारे में। किसान आंदोलनों की और किसान नेताओं की कितनी भूमिका आप आने वाले समय में देख रहे हैं? बहुत है, क्योंकि फार्मर्स वर्ल्ड इज वेरी वेरी, बहुत उनका नुकसान हो रहा है। तो ये भूमिका अभी उनकी है, बिल्कुल है, और वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे कमिंग टाइम्स में। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो एक छवि है वो एंटी मुस्लिम की छवि है, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। आप कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी को इस चश्मे से? के बारे में कोई पर्सनल असेसमेंट या ये पर्सनल नहीं है ना, पर्सनल है, मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा। तो लोग देखते हैं। आप कैसे देखते हैं? मैं नहीं देखता किसी भी तरह से। बतौर नेता कैसे देखते हैं? बतौर नेता भी मैं नहीं देखता किसी तरह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी।